इस देश के SC ST के समाज के लोगों के लिए सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया गया है। जहां आरक्षण की व्यवस्था थी, निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देश की जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि की जमीन, उसमें कोई हिस्सेदारी SC ST की नहीं है। देश के उद्योग धंधों में SC ST के समाज की जो हिस्सेदारी है 0/0 है। देश के अन्य संसाधनों पर SC ST समाज की भागीदारी 0/0 है। वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी बोले, बट मेरी राय में तो SC ST का समाज दिन पे दिन गर्त में जा रहा है। इनके डेवलपमेंट पे किसी प्रकार का सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है जी। जितने भी प्रधानमंत्री देश में आए, इंक्लूडिंग जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी प्रधानमंत्री का जो भी कदम रहा है वो SC ST के हक में कभी नहीं रहा, किसी का नहीं रहा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ KP चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 11वीं बार फिर से तिरंगा लहराया है, लेकिन सवाल ये है कि स्वतंत्रता किसको मिली है, आज़ादी किसको मिली है। जिस तरह से आज बहुजनों पे लगातार SC ST OBC पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो क्या सच में बहुजनों को आज़ादी मिली है या फिर ये आज़ादी झूठी है? मेरे साथ चर्चा करने के लिए सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अनुभवी हैं, समाज में लगातार काम करते आए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं कि परिवारवाद, जातिवाद खत्म होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी सोच के हिसाब से अपनी बात रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर अगर देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की नहीं बनती, देश का राष्ट्रीयकरण नहीं होता, SC ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में आने का अवसर नहीं मिलता, सरकार की नौकरी में SC ST समाज के लोग ना जाते, तो उनके घरों में जो ये नौकरी के रूप में रोशनी आई थी, यह ना होती, और जो समाज जहाँ 50 साल पहले था वो वहीं का वहीं रह जाता। निश्चित रूप से उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाकर विशेष भर्ती अभियान चलाया और SC ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में आने का अवसर प्रदान। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में आए, इंक्लूडिंग जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी प्रधानमंत्री का जो भी कदम रहा है वो SC ST के हक में कभी नहीं रहा, किसी का नहीं रहा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा। इवन मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, SC ST के डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हुआ। नरसिंह राव प्रधानमंत्री रहे, कोई डेवलपमेंट का काम, बल्कि बीच बीच में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी आए जिनका जिक्र करना, देवगौड़ा साहब का जिक्र यहाँ करना जरूरी है, जिनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब निकाले SC ST के आरक्षण के, तो उनकी सरकार ने, DOPT विभाग ने रिजर्वेशन को समाप्त करने के आदेश भी निकाल दिए। और जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी बोले, बट मेरी राय में तो SC ST का समाज दिन पे दिन गर्त में जा रहा है जी। इनके डेवलपमेंट पे किसी प्रकार का सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है जी। लाल किले के प्राचीर से बोलें या प्रधानमंत्री कार्यालय से बोलें, प्रधानमंत्री बोले तो SC ST का एक स्पेसिफिक एजेंडा इसलिए होना चाहिए कि ये इस देश का वो समाज है जो देश के बनाने में दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है। इस देश के विकास में अगर SC ST को मैं माइनस कर दूं तो इस देश के विकास की परिकल्पना करना असंभव हो जाएगा। इस देश के SC ST के समाज के लोगों के लिए सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया गया है। जहां आरक्षण की व्यवस्था थी, निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देश की जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि की जमीन, उसमें कोई हिस्सेदारी SC ST की नहीं है। देश के उद्योग धंधों में SC ST के समाज की जो हिस्सेदारी है 0/0 है। देश के अन्य संसाधनों पर SC ST समाज की भागीदारी 0/0 है। ऐसी स्थिति में जब इस समाज के विकास के लिए कोई ठोस एजेंडा ही सरकार तैयार नहीं करेगी, सरकारी क्षेत्र लाना, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करना अगर मजबूरी था, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लाना भी सरकार की बाध्यता होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से बात करूंगा, प्रधानमंत्री अगर चहुमुखी विकास की बात करते हैं तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके, माननीय प्रधानमंत्री जी, SC ST समाज के लिए सबसे पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करो। देश के अंदर जो बंजर जमीन पड़ी है उसको उपजाऊ बनाकर SC ST के समाज के लोगों को बंटवारा करो। उद्योग धंधे में SC ST समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करो। और सबसे बड़ी जातिगत भेदभाव का जो दंश हमारे समाज झेलता है हर लेवल पर, चाहे सांसद है, चाहे मंत्री है, चाहे IAS है, चाहे चपरासी है, इस देश के अंदर जो सामाजिक अव्यवस्था है, जो जातिगत भेदभाव है, इसको दूर करने की दिशा में कोई ठोस आप कदम उठाइए। सर, UCC की भी बात उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा भी छेड़ दिया है, जबकि कल का पूरा दिन स्वतंत्रता पे था। अब जो है इंडिपेंडेंस ना होके अब उन्होंने राजनीतिक मुद्दा भी लाल किले से छेड़ दिया, UCC की बात करी उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, देश के शासन अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से बोल रहे हैं, बोलने का उनका अधिकार है।
पहली बार वो सबसे आज तक के 11 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक समय 98 मिनट का उन्होंने लिया है। इससे पहले जो उनके आज तक के भाषण रहे हैं वो उनसे थोड़े छोटे रहे, चाहे 93 मिनट का 95 का, पर कल का जो भाषण है उनका वो 98 मिनट का सबसे बड़ा भाषण है। तो प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार देश ने दिया है, क्योंकि वो ऐसा है संसदीय दल के नेता हैं, लोकसभा में नेता हैं, समझे नहीं बात आप, सत्तारूढ़ पक्ष के जो है लीडर चुने गए हैं और प्रधानमंत्री की शपथ उनको राष्ट्रपति दिलाई है, तो उनको बोलने का अधिकार है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। बट सवाल यह है कि वो जो बोल रहे हैं वो देश को कितना सूट करता है, या SC ST समाज को या भारत के अन्य समाज को कितना सूट करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा। लेकिन अभी भी वो उफान दिखता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं SC ST OBC के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, नमन करते हैं। अभी आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा को भी नमन किया उन्होंने, पूरे भाषण में कई बार जिक्र किया। ये अच्छी बात है, हम तो उनकी इस बात की प्रशंसा करेंगे। वो डॉक्टर अम्बेडकर को भी ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का ना होते तो एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। बहुत अच्छी बात है। बिरसा मुंडा जो हमारे ट्राइबल्स के जो है एक गॉड के रूप में, भगवान के रूप में उन लोग पूरा देश हमारा मानता है। हमारे SC ST समाज के महापुरुषों को अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर मान लिया नतमस्तक होते हैं, उनका अगर आदर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। हम सबको महापुरुषों का आदर करना चाहिए। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का आदर करते हैं, लेकिन प्रतिमा हटा दी जाती है जैसे ही चुनावी नतीजा आता है उसके बाद। हाँ, ये विषय हमने उनके संज्ञान में डाल दिया है। इसको लेकर के 9 अगस्त को हमने एक आंदोलन किया है और इस पर हमने पूरा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दे दिया कि 14 अक्टूबर से पहले पहले इस प्रतिमा को, बाबा साहब की प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर आप लगा दीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 14 अक्टूबर के बाद में देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हिंदू धर्म का परित्याग करेगा। सर, अगर बात आती है, जब आरक्षण की बात आती है या अधिकारों की बात आती है या संविधान की बात आती है, तो सब देश भर के लोग कहते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया। लेकिन जब मूर्ति बचाने की बात आती है, जब मूर्ति हटाई गई, उसमें आंदोलनकारी क्यों नहीं दिखते हैं और लोग? देखिए, यही तो एक परीक्षा है जो आप कह रही हैं। जी। नकली और असली के यही तो परीक्षा है। लोग बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, बाबा साहब को नाम लेने के उनका नाम तो लेते हैं, बट दिल से उनका सम्मान नहीं करते, दिल से उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतारते हैं। यही कारण है, समझे नहीं बात आप, कि ये जो सारी अव्यवस्थाएं, कुरीतियाँ फैली हुई हैं, ये उसी का परिणाम है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर बाबा साहब को मानते हो दिल से मानो, और अगर मानते हो तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। अगर उनके रास्ते पर चलोगे तो देश के अंदर कम से कम मैं कहूँगा कि सामाजिक आधार पर जो भेदभाव, जाति का आधार पर जो भेदभाव इस देश में किया जा रहा है, कम से कम उससे तो इस देश के उस वंचित वर्ग को छुटकारा मिल जाएगा जो वर्षों से इस दंश को झेल रहा है। एक सवाल ये भी है कि केजरीवाल ने कहा कि जो है इनको अब नहीं रहना चाहिए, अब रिटायरमेंट का समय आ गया है प्रधानमंत्री मोदी का। तो आपको क्या लगता है कि क्या केजरीवाल की भविष्यवाणी सही हो जाएगी कि रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब उस काबिल नहीं रहे कि वो पद पे बने रहें? देखिए, ये उनकी, देखिए वो पार्टी है, उनकी अलग पार्टी है। राजनीति में ऐसे वाद विवाद होते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जब उनकी पार्टी ने उनको संसदीय दल का नेता चुना है और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो मुझे लगता है ये उनका राइट है। वो प्रधानमंत्री 74 साल या 84 साल तक बने रहें, ये उनकी पार्टी का अंदर का मामला है। और मुझे लगता है कि इसमें किसी बाहर के आदमी को, अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो अपना नेता बदल देगी, अगर पार्टी के पास अधिकार है ऐसा। और अगर उनकी पार्टी चाहती है कि मोदी साहब उस संसदीय दल के नेता रहें, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें मुझे लगता है टीका टिप्पणी करने की, मेरी दृष्टिकोण को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, इतने लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं बहुजन समाज के बीच में, आपने कितना परिवर्तन पाया है समाज में, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, जो सरकार की नौकरी में लोग आने में कामयाब हो गए, उनको एक लाभ मिला कि उनको, मतलब वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, उनको कपड़े मिल गए, उनको, उन लोगों को स्कूल मिल गए, उनके बच्चों को, उनको साइकिल की जगह कार मिल गई, उनको पक्के घर मिल गए। तो मैं कहूँगा कि उन लोगों के जीवन में थोड़ा सा आर्थिक खुशहाली तो मुझे दिखती है, बट सामाजिक खुशहाली की जब मैं बात करता हूँ, चाहे कोई IAS किसी कॉलोनी में रह रहा हो, अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट है, कितना ही बड़ा पद उसके पास क्यों ना हो, वो शेड्यूल्ड कास्ट ही ट्रीट किया जाएगा। तो देश में आर्थिक आज़ादी के बारे में तो मैं कहूँगा कि सरकार की नौकरी में आने के कारण आर्थिक खुशहाली, वो भी पॉइंट्स में, पॉइंट मतलब मैं 1% भी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक समाज का 1% वर्ग भी ऐसा नहीं है जो सरकार की नौकरी में आने के बाद गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है, उससे बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन हाँ, अगर सामाजिक में आज़ादी की बात करूँ, सामाजिक जो दंश लोग झेल रहे हैं,
कोई एक भी व्यक्ति इस देश की भूमि में जो जन्म लिया है, इवन जो लोग अमेरिका चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन में चले गए हैं, उन्हें वहाँ पर भी उस जातिगत आधार पर जो भेदभाव है, उस दंश को इवन बाहर के देशों में जाकर के भी झेलना पड़ता है, जो आज भारत के नागरिक नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान से जो लोग बाहर गए हैं, सामान्य जाति के लोग, वो एससी समाज के लोगों को कनाडा में भी ऐसी ट्रीट करते हैं, ब्रिटेन में भी ऐसी ट्रीट करते हैं, और वो जो है आपके अमेरिका में ऐसी ट्रीट करते हैं। तो इस देश में सामाजिक आज़ादी मेरे हिसाब से, समझ बात आप, सामाजिक भेदभाव जिसे हम कहते हैं, सामाजिक आधार पर जो इस देश के अंदर जो एक विद्वेष फैला हुआ है, जो भेदभाव होता है, जो पक्षपात होता है, उससे तो एक भी आदमी अभी तक उभर नहीं पाया, ऊपर नहीं निकला। पर हाँ, सरकार की नौकरी में आने के बाद में कुछ लोग, वो भी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर जरूर आए। इतना परिवर्तन मुझे भारत में, इस देश के अंदर जो SC ST की स्थिति में नजर आता है। तो आपने देखा, सर ने बताया कि जाति कभी नहीं जाती। आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, लेकिन जाति कभी नहीं जाती। जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप कितने भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो जाइए, जाति नहीं जाती है, क्योंकि जाति व्यवस्था भारत में तैयार की गई है। आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा अगर आप SC ST OBC समाज से हैं। इसका एक साफ निचोड़ है कि आप संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए और आगे बढ़िए। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।